हज़रात गिरामी, सबसे पहले मैं आप सब की इल्मी, अदबी और तहज़ीबी अदालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पहल है जो एक मुशायरे और कवि सम्मेलन के खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में आपके शहर बरेली में आज आपके खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये वो नजराना है, ये वो कोशिश है, ये वो पहल है, ये वो मिशन है जिसकी इस वक्त हमारे सूबे को और हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। मैंने सदर आली वक़ार और मेहमानाने खुसूसी से इजाज़त मांगी। उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मुशायरे और कवि सम्मेलन का सफ़र शुरू कर दिया जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुंतज़मीन मेहमानान को बुलाकर उनका इस्तकबाल कर लें, शोरा इकराम डाइस पर आकर बैठ जाएं, मेहमान और मेज़बान बहुत अच्छा इंतज़ाम सजा लें, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके बाद भी किसी मुशायरे या कवि सम्मेलन की कामयाबी की ज़मानत नहीं मिलती। किसी भी मुशायरे और कवि सम्मेलन की कामयाबी तब यकीनी होती है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाज़त मांगता हूं कि इजाज़त दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाज़त है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजाज़त दी। अब मैं बाकायदा तौर पर सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मेरी आदत है मैं इन चंद मिसरों के साथ अपने मुशायरों का आगाज़ करता हूँ। हिंदुस्तान में हूँ या हिंदुस्तान से बाहर, मेरी आदत है कि मैं बारगाह खुदाबंदी में दुआइया इन चार मिसरों के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल है। क्या खूबसूरत मौका, क्या खूबसूरत मंजर है। मेरी आंखों के सामने एक सच्चा हिंदुस्तान है। मैं देख रहा हूं मेरे आंखों के सामने ये जो पहली सफ में चंद लोग बैठे हैं, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान के पास माथे पर तिलक लगाकर हमारा एक हिंदू भाई बैठा है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि असल हिंदुस्तान तो यही है। ये सियासत की करम फरमाइयाँ हैं कि मजहबों की बुनियाद पर लोगों को अलग अलग खड़ा करके अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम अदब के बंजारे, हम कलम के सिपाही ये पैगाम लेकर आपके शहर में, आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं कि आपसे कह सकें कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। यह आज की जरूरत है कि हम इस बात को समझ सकें। और बरेली के अच्छे लोगों, मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कहता हूं, आप मेरी बात की तायीद करेंगे। यहां से वहां तक आपकी तालियों की गूंज मेरी इस बात की तायीद में उठेगी, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं ये कहने जा रहा हूं, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। जरा से यहां से और शरीक हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बरेली के अच्छे लोगों, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही गई है, आप जानते हैं इस बात को, आप मानते हैं इस बात को कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम,
ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं आपसे अर्ज करूं, चुनाव का मौका है, अभी हफ्ता 10 रोज में श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी। हाँ वो तो लगेंगी। और जब श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी उसके बाद बातें इशारों इशारों में करनी होंगी, है ना। बहुत खुल के बात नहीं की जा सकेगी, लेकिन आज खुल के बात की जाए ना। आज मौका अच्छा है तो खुल के बात की जाए। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा, कुछ लोग आएंगे, वो हमारे भाई से कहेंगे कि भाई साहब आप किस भूल में बैठे हो, पहले हिंदू बनो वरना सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। फिर अताउर रहमान साहब के पास कोई मुसलमान भाई आएंगे, वो कहेंगे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। और उसके बाद शुरू होंगे कि अताउर रहमान साहब आप किस गलतफहमी में हैं, बताइए। अपनी क़यादत बनाने का वक्त है। ये वक्त वो है कि जब अपनी क़यादत, अपनी सियासत आप खड़ी करें। आप कहाँ किसके पीछे, किसके चक्कर में पड़े हैं, आपको सोचना चाहिए। ये वो मौका है, वरना इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बरेली वालों, दोनों की कोशिश एक है। दोनों ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के रिश्ते रहें। दोनों की कोशिश एक है। हम इसी कोशिश के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि सियासी पार्टी के तौर पर हर सियासी पार्टी को यह हक है कि वो चुनाव में अपने योजनाओं के साथ, कौम और समाज के फलाह की अपनी योजनाओं के साथ इलेक्शन में आए। सबको हक है, लेकिन मजहबों की बुनियाद पर लोगों को बांटने की सियासत करने वालों की चाल अब अदब के ये बंजारे कामयाब नहीं होने देंगे। ये कोशिश हमारी है। इस कोशिश में हम कहां तक कामयाब होंगे हमें नहीं मालूम। ये सवाल जब हमसे किए जाते हैं, जब हमसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा लगता है कि आप चंद रुपयों के लालच में किसी पार्टी की हिमायत करने के लिए उतर पड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं बरेली के अच्छे लोगों, आप जानते हो ये जो शायर बैठे हैं, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से सियासी माहौल में आकर अपने आप को झोंक देने की। बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। हवाई जहाज के सफर, हवाई जहाज के टिकट इनके आगे पीछे रहते थे। मुशायरों के मोटे मोटे पेमेंट, 5 स्टार होटलों के ट्रीटमेंट, ये सब इनकी जिंदगी का हिस्सा थे। फिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, छोटे बड़े कस्बों और बस्तियों में जाकर, ये लोगों के बीच जाकर हालात के थपेड़े सह रहे हैं और लोगों तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा मानना यह है कि हम लोगों से ये कह सकें कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। हम इंसानियत की हिमायत में निकले हैं और हम इसलिए इस हिमायत में निकले हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज कमजोर है, हम जानते हैं कि हमारी हिमायत करने वाले लोग कम होंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारा मानना यह है कि जंगल में आग लगी, आग की लपटें जब आसमान को छू रही थी, आग के आसमान तक जाती हुई लपटों को देखकर जंगल के बड़े बड़े बहादुर जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया, जिसे हम और आप गौरैया कहते हैं, एक छोटी सी चिड़िया उड़कर तालाब तक जाती, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी के लाती और उस जलती और भड़कती हुई आग पर अपनी चोंच को खोल देती। जंगल के खूंखार जानवरों ने चिड़िया की मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ बेवकूफ चिड़िया, तू क्या ये समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस भड़कती हुई आग को बुझा सकेगा? उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि जब जंगल में आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जान बचा के भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि आग बुझाई जाए। आग बुझाने में मैं अपनी कोशिश करके देख रही हूं। यही कोशिश हमारी है। हमारी तरफ तंज के तीर उछालने वालों से मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम जिस शख्स की हिमायत में आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जितने लोग यहां मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं सबको बताना चाहता हूं, आज हम जिसकी हिमायत में आपके पास आए हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है।
वो सर पर टोपी नहीं पहनता, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रमजान में रोजे नहीं रखता, वो चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं सजाता है, मुसलमान नहीं है। वो एक सच्चा और पक्का हिंदू है, लेकिन उसके सीने में जो धड़कता हुआ दिल है, हमने उस सीने में झांक कर देखा है, हमने उसके दिल के अंदर झांक कर देखा है और तब पाया है कि उस शख्स के सीने में जो दिल है, उस दिल में सभी धर्मों, सभी बिरादरियों, सभी समाजों के लिए इज्जत है, एहतराम है, सम्मान है। इसलिए हम अखिलेश यादव जी की हिमायत में निकल कर आए हैं और ये बात आपसे करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। ये बात हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनको गवाह बना के कहता हूं, याद करो आजादी के वक्त का वो मंजर 1947 में जब मुल्क आजाद हो रहा था। 15 अगस्त 1947 को जब मुल्क आजाद हो रहा था, चारों तरफ नफरत की लपटें उठ रही थी, मजहबों की बुनियाद पर लोगों को मारा जा रहा था, खून की नदियां बह रही थी, लाशों के अंबार लग गए थे, लाशों के ढेर लगने लगे थे, मजहबों की बुनियाद पर खून बह रहा था। उस वक्त एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये जो दूसरा मुल्क बनाया जा रहा है, ये तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ऐ मुसलमानों आओ, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हमारा एक बुजुर्ग अपने आंसुओं से तरबतर दाढ़ी को लेकर अपनी आंखों को डबडबाते हुए लोगों से गुजारिश कर रहा था, दस्त बस्ता हाथ जोड़कर खड़ा था और गुजारिश कर रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस मुल्क को छोड़कर कहां जा रहे हो? अरे तुम किसकी बातों में आ गए हो? तुम उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां वफा है, तुम उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां खुलूस है। ये वो मुल्क है जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं, अरे यहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यहां तुम्हारे अपनों की यादें हैं। तुम किस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो? हमारे बाप दादा ने अपने सर से सामान की पोटली उठा के नीचे रखी और मौलाना से कहा, मौलाना आप शरीफ आदमी हैं, आप पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी बात पे यकीन कर तो लें, लेकिन ज़रा ये बताइए कि कभी अगर नफ़रत की बुनियाद पर हमें सताया जाने लगा, हमें दाढ़ी टोपी की बुनियाद पर मारा जाने लगा, तो मौलाना ज़रा बताइए कि कौन होगा जो हमारी मदद को निकल कर आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस मुल्क के पहले वजीर तालीम बने, पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मेरी बात याद रखना, जब नफरत की बुनियाद पे तुम्हें सताया जाएगा, जब नफरत की बुनियाद पे तुम्हारे खून के छींटे उड़ने लगेंगे, उस वक्त भी इस बात पर यकीन रखना, चंद लोग होंगे जो तुम्हें नफरत की बुनियाद पर सताएंगे, इस मुल्क की अक्सरियत उस वक्त भी तुम्हारी हिमायत में होगी और कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, कोई तुम्हारी मदद को खड़ा हो या न खड़ा हो, इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का आईन हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा इस मुल्क का संविधान तुम्हारी मदद के लिए होगा। ये है हमारा वो यकीन जिसने हमें इस बात पर आमादा किया कि हम इस मुल्क से वो जज्बा रखें जिस जज्बे के लिए हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसकी मिट्टी से उसकी सरहदों की हिफाजत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए हमसे वफादारी का सबूत मांगने का हक किसी को नहीं। हम वफादारी का सबूत किसको देंगे? वफादारी का सबूत हम खुद कितने वफादार हैं, इसका सबूत यह है कि हम इस मिट्टी को दिन में दर्जनों बार इस मिट्टी पर अपनी जबीं रखकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं। इस मिट्टी से जो हमारा रिश्ता है ये इतना है कि माँ की गोद से कब्र की गहराई तक इस मिट्टी से हमारा रिश्ता नहीं टूटता। यही तो बात है कि हम लोगों तक ये कहते हुए पहुंच रहे हैं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो,
आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हैं या ईसाई, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, ये मेरे लिए काफी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जाएं तो सिर्फ इतना ख्याल मत कीजिएगा कि आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ख्याल ये कीजिएगा कि जो आपका जवान बेटा है, जो आपका बेरोजगार जवान बेटा जिससे नजर मिलाते हुए आप झिझकने लगे हैं, आपकी जवान होती हुई बेटी जिसकी इज्जत की फिक्र आपको रात को सोने नहीं देती, आपकी रसोई का बिगड़ता हुआ बजट जो आपको लगातार कर्जा लेने पर मजबूर कर रहा है, आपके बीमार मां बाप का इलाज जिन मुश्किलों की वजह से नहीं हो पा रहा है, आपका वो भाई जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, आपका वो पड़ोसी जिसे नफरतों की बुनियाद पर मोहल्ला छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया है, इन सब चीजों को अपने जहन में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल इस तरह से कीजिएगा कि अच्छे हाथों में मजबूत लोगों के पास इस सूबे का और इस मुल्क का निजाम पहुंचे। यही आज का पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता था। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है साहब? तो बरेली के अच्छे लोगों, अगर पहुंच रही है तो मैं आप सब की तरफ से ये 4 मिसरे कमाल अख्तर भाई पढ़ देता हूं। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। पहुंची बात? अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। हैसियत अपनी जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। हैसियत अपनी जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। हम अदब के बंजारे गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक एक जिले में जा रहे हैं। बरेली के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने शहर में, आपने अपने जिले में क्या माहौल बनाया हुआ है, इसका अंदाजा तो हमें थोड़ी देर में लगेगा, लेकिन मैं बाकी सूबे के और जिलों में जहां अभी तक हम जा चुके हैं, जहां के लोगों से हम मिल चुके हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाकई ये सूबा अब बदलाव का एक इतिहास लिखने वाला है। अब मुझे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक बार मुझे ये बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सूबे में एक बार फिर निज़ाम मोहतरम अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हाथों में आए? कितने लोग ऐसे हैं? वो अपना दायां हाथ उठाएं। अच्छा, अल्लाह ने आपको दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, उठा लें उससे भी। और अब जरा इन्हें तालियों की गूंज में बदल दें ताकि मोहतरम अखिलेश यादव जी तक ये खबर जाए कि बरेली के लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, बरेली के लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब जो है मेरी बात तकरीबन मुकम्मल हो गई है।